नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और स्टार्ट करते हैं आज के द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल से। तो आज का जो स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है ये है माइंड के बारे में। तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो भी दर्शाता है द माइंड लिमिट्स अस, ठीक है, कि जो माइंड है इसकी कोई सीमा है, ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म है, ठीक है, वो असीम है, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमत है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है जो कथा उपनिषद है उनके बारे में। तो उसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म है, ठीक है, जो परमात्मा है, ठीक है, उनको वही देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जिनका विश्वास है कि जो ब्रह्म है वो सभी जगह है, ठीक है, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो अंधेरा है, चाहे वो रोशनी है, चाहे आप कोई एक्शन कर रहे हो, चाहे किसी भ्रम में हो, ठीक है, चाहे वो किसी शेप में नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी शेप में है, चाहे वो किसी योगी के रूप में है, चाहे किसी भोगी के रूप में है। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर बात की गई है कि परमात्मा, ठीक है, जो भी इंसान परमात्मा को इन सभी रूप में देखता है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे रूप हैं, ठीक है, मतलब कि हर जगह हर समय किसी भी वस्तु में जो भी प्राणी जो है परमात्मा के दर्शन करता है, पाता है कि ये भी परमात्मा की विलीन है, इसके अंदर परमात्मा ही बसते हैं। तो वही सही मायने में जो है परमात्मा का जो सही भक्त है, ठीक है, वही जो है सही मायने में ब्रह्म तक पहुंच सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। आगे बात की गई है कि अगर हमने सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ठीक है, उस परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलना है, परमात्मा को महसूस करना है, ठीक है, तो तब अगर हम बात करें तो स्काई, ठीक है, जैसे स्काई होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरह का जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ठीक है, वो भी असीम है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना खोजोगे, ठीक है, उतना आगे जाओगे, लेकिन इस खोज का कोई अंत नहीं होगा। ओके, मतलब जितना आप खोजते जाओगे उतना आनंद में डूबते जाओगे, उतना गहरा चलते जाओगे, ठीक है, जितना गहरा जाओगे उतना आपका जो बंधन है, ठीक है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो पाथ है, ठीक है, तो हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर हमने पहुंचना है, ठीक है, तो वो एक ही गोल है, ठीक है, पूरी जिंदगी में, वो है ब्रह्म की प्राप्ति। तो उसके रास्ते जो क्या है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जैसे हम अपने दिलों में प्रेम की भावना रखते हैं, ठीक है, डिवाइन लव की भावना रखते हैं, ठीक है, प्रभु भक्ति की, प्रभु प्रेम की भावना रखते हैं, सेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बात की गई है कि तब हमारी चेतना जाग उठती है, ठीक है, बुद्धि जो है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है और जो हमारे प्राण हैं वो जो ब्रह्म के समुद्र है उसमें जो है तैरना शुरू कर देते हैं। तो इतना जो है आनंदमयी जो सिचुएशन बन जाती है जब हम डिवाइन लव की ओर चलते हैं, ठीक है, प्रभु प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। ओके, तो देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होता है, ठीक है। अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, तो जो तो बिल्कुल फ्रेशर है तो उसको दिक्कतें आएंगी, ठीक है, उसको स्टेबल होने में काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो लगा रहेगा वही आगे तक पहुंचेगा, वही मंजिल तक पहुंचेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है टिके रहना। ओके, सो टिके रहना सबसे टफ काम है। तो यही वो काम है जो सूरवीर करते हैं, ठीक है, जो योद्धा, जो जितने भी योद्धा होते हैं तो उनका यही टारगेट होता है, जो भी इनिशिएटिव लिया है उसके ऊपर टिके रहना, जो सबसे बड़ी बात है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुत सारे उसकी शाखाएं निकल आती हैं। तो ये स्टार्ट होता है त्याग की भावना से और सरेंडर की भावना से, ठीक है, कि आपने मतलब सरेंडर कर दिया है, त्याग कर दिया है बाहर की वस्तुओं का, ठीक है, जैसे आपको कहा जाएगा वैसे ही आप करोगे, और सरेंडर कर दिया है भक्ति मूवमेंट के सामने अपने आप को, भक्ति के सामने अपने आप को। तो यहाँ पर बात की गई है कि रास्ते कैसे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 रास्तों की बात की गई है, एक कर्म, दूसरा राज और तीसरा है जनन। ओके, तो ये तीनों अलग अलग तरह के योगा हैं, कर्म योगा, राज योगा और जनन योगा। ओके,
तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो लेकिन ये लेकर हमें एक ही समंदर की ओर जाएंगी जिसका नाम है गॉड। ओके, जिसका नाम है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ओके, तो इससे जब भी हम यहाँ पर आगे बात की गई है कि जिन भी बंधनों से हमने अगर छुटकारा पाना है, जैसे हर कोई इंसान किसी न किसी बंधन से जो है लिपटा होता है, ठीक है, कोई पैसे के बंधन से लिपटा होता है, ठीक है, कोई जो है बाहर के जो प्रेम भाव है, ठीक है, तो उनसे लिपटा होता है, कोई क्रोध के भाव से लिपटा होता है। तो ये हर एक तरह के बंधन है, ठीक है, तो इनको तोड़ देता है जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी आगे जब चलती है, जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर जो 3 तरह की योगा है उनको आगे डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले बात की गई है भक्ति योगा की। तो भक्ति योगी कौन होते हैं? जो कि परमात्मा के विचार को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, जो उनके बनाए हुए ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचर है, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके आगे बात की गई है कि कर्म योगी की, ठीक है, जो कर्म के ऊपर फोकस करते हैं, कर्म फिलॉसफी के ऊपर फोकस करते हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो सही कर्म, अच्छे कर्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे योगी जो है सीधे और असीधे तौर पे जो है दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ती है समाज में, सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई भी डिजास्टर आता है तो ये सबसे पहले आगे आते हैं। तो आप अभी भी देखोगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, जो निस्वार्थ होकर काम करती हैं। जब भी कोई खराब सिचुएशन इंडिया में पैदा होती है तो ये झट से जो है हेल्प करने के लिए आगे आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कोई अगर हेल्प करता है तो उसको हम कर्मयोगी कह सकते हैं। ओके, तीसरा यहाँ पर बात की गई है कि जो बंदा मेडिटेट करता है, ठीक है, और योगा प्रैक्टिसेस जो हैं, ठीक है, बहुत सारी योगा प्रैक्टिसेस हैं जो हमें परमात्मा में विलय करने के लिए सहाय करती हैं, ठीक है, तो उनको हम राजयोगी बोलते हैं, जो मेडिटेशन और योगा की अलग अलग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, तो उनको राजयोगी कहा जाता है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की गई है, when we reflect upon the meaning of life in exploring and seeking truth and reality, we are जनन yogis। So जब भी हम जिंदगी का मतलब जब हमें पता चलेगा, ठीक है, और अपनी जिंदगी को जितना ज्यादा आगे एक्सप्लोर करेंगे, सच्चाई को ढूंढने में जितना आगे बढ़ेंगे, रियलिटी को जितना समझेंगे, तो हम कह सकते हैं जो हम हैं वो जनन योगीस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो तीसरा वाला पार्ट था उसको भी यहाँ पर डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर रमन महर्षि जी की बात की गई है। ये भी बहुत बड़े संत हुए हैं, ठीक है, 20वीं शताब्दी में इनका भी काफी ये पॉपुलर हस्ती रहे हैं। तो ये पॉपुलर क्यों थे? इनका जो चरित्र था उनकी वजह से, ठीक है, जो इनका जो विलय था परमार्थ के मार्ग के ऊपर, जो परमात्मा के साथ, तो इसकी वजह से जो इनकी शिक्षाएं थी, इनके जो शिष्य थे उनको, तो उसकी वजह से, ओके, तो बहुत ही काम नेचर के ये थे। तो इनके फोटोज भी हैं, थोड़े छोटे फोटो क्लिप्स भी हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। तो वहां पर एक वीडियो है जहां पर ये मतलब एक ही जगह पर बैठे हुए हैं काफी समय से। तो स्वामी परमहंस योगानंद जी महाराज है, वो भी उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो रमन महर्षि हैं वो जो है परमात्मा की जो भक्ति है उसमें विलीन है, ठीक है। तो वो एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो एक ही बेंच पर काफी समय जो थे बैठे रहते थे। तो यहाँ पर बात की गई है कि इन्होंने भी कहा है कि अपनी जो सेल्फ इंक्वायरी है, ठीक है, इज द कांस्टेंट अटेंशन टू इनर अवेयरनेस एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड डायरेक्ट वे ऑफ डिस्कवरिंग रियलिटी। कि अपनी अंदर की खोज जो है, ठीक है, जितनी अटेंशन, जितनी बढ़िया तरीके से हम करेंगे उतनी ही ज्यादा अंदर की अवेयरनेस हमें आएगी, ठीक है, उतने ही बहुत बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रियलिटी जो है उसको डिस्कवर करेंगे। तो रियलिटी हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर एक शांति का समुद्र है, हमारे अंदर एक अमृत का जो है बहुत बड़ा प्याला है जो निरंतर बहता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, ठीक है, जिसको हम जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आगे जाएंगे। ओके, जितना रोज खोजेंगे उतनी ही परेशानियों से हम दूर होते जाएंगे, उतने ही
निश्चिंत हम हो जाएंगे। ओके, तो आगे इन्होंने बोला है कि माइंड दोनों काम करता है, ठीक है, ये डोर भी है और एक्सपीरियंसर भी है, एक्सपीरियंस भी लेता है और कर्म भी करता है। ओके, सो एक्शन दैट इमर्जेस फ्रॉम माइंड इज मोर एविडेंट इन द वेकफुल स्टेट देन इन द ड्रीम स्टेट। सो जाहिर सी बात है, जो भी एक्शन हम अपने वेकफुल स्टेट मतलब जागे अवस्था में जो भी काम करते हैं, उस वहां पर जो एक्शन लेता है तो माइंड उसको ज्यादा एविडेंट करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ना कि जब जो हम सपने में लेते हैं। तो जो भी हम स्वप्न लेते हैं तो स्वप्न के समय पर ही वो एक्शन सब याद रहते हैं। जब आप जागते हो तो थोड़ी देर बाद वो स्वप्न भी जो है वो आपको भूल जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है, जितना आपका माइंड प्योर होगा। सो माइंड प्योर होने का मतलब है, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, माइंड की प्योरिटी के लिए। तो माइंड प्योर कब होगा? माइंड प्योर तब होगा जब किसी भी तरह का बुरा विचार आपके अंदर आना बंद हो गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जब भी इस मार्क में चला जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप पूरे प्योर हो जाओगे। ठीक है, इसकी रोज प्रैक्टिस होती है। जैसे आप घर में सफाई करते हो, रोज घर में सफाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो कूड़ा जमा होता जाएगा, तो कूड़ा जमा होता जाएगा तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां फैलेंगी, बीमारियां से जो है हमें कष्ट होगा। तो इसी की तरह से हमारा माइंड है, तो माइंड भी हमें साफ रखना है। तो इसलिए रोज मेडिटेशन है। ठीक है, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, उठ के जो है परमात्मा का पहले नाम ध्याना चाहिए, जपना चाहिए, तो उससे एक अच्छी क्रांति मिलती है। मेडिटेशन करनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो हम काम कर सकते हैं, फिजिकली काम कर सकते हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड प्योर से प्योर हो। जितना प्योर होगा उतना ही कोई बुरी विचार नहीं अंदर आएंगे। बुरा विचार अंदर नहीं जाएगा तो कोई बुरी शक्ति जो है आपके अंदर पनप ही नहीं सकती। ओके, जो भी काम शुरू होता है हमारे माइंड से शुरू होता है। माइंड विचारों से चलता है, तो विचार अच्छे होंगे तो माइंड भी अच्छा होगा, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत जबरदस्त होगी। ओके, फिजिकल हेल्थ भी बहुत जबरदस्त होगी। सो सारे पाथ जो है इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यही है कि जो आत्मा है, ठीक है, उसको हमने ब्रह्म में जो है उसकी रीयूनियन कर देनी है, दोबारा उसको जोड़ देना है, आत्मा का परमात्मा में विलय करना है। ओके, और जो वर्ल्डली अट्रैक्शंस हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर कि आप इस मार्ग की ओर नहीं चलो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप हमारे ऊपर दो, तो वर्ल्डली अट्रैक्शंस में आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, जो अलग अलग तरह की वीडियोस कंटेंट आ जाते हैं। ये सभी के सभी अट्रैक्शंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपने माइंड में इम्प्योरिटी डालते हैं। सो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि माइंड की लिमिट है, लेकिन स्काई की लिमिट नहीं है, परमात्मा की कोई लिमिट नहीं है। जितना उसको खोजोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो बहुत दो तरह के लोग हैं, एक ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की ही नहीं है, एक ने खत्म कर ली है। ठीक है, तो जिसने शुरू की नहीं है, जिसने खत्म कर ली है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। सो ये था स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको मोटिवेशन मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमें करना क्या है जिंदगी में, हमारा रास्ता क्या है। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का नया मूव है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो है डिजिटाइजेशन किया जाएगा, डिजिटल एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। तो उसकी जो डाटा होगा उसके प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो साइबर डिफेंस की बात की गई। तो अभी रिसेंटली जब 15 अगस्त की स्पीच दी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, तो तब भी उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बताया था कि एक नया स्टेप जो है गवर्नमेंट लेने जा रही है, ताकि कि आने वाले समय में एक प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड रहे पूरे इंडियंस का। ठीक है, जिस हेल्थ रिकॉर्ड में पूरी डिटेल होगी कि किस इंडियन को कौन सी बीमारी रही है। ठीक है, अभी उसका जो है हेल्थ स्टेटस क्या है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है, और कौन कौन सी बीमारियों से वो जूझ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को आसानी होगी आने वाले समय में पॉलिसीज बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में इस आर्टिकल के यही बोला गया है कि एक इम्प्रूविंग स्टेप है। ठीक है, आने वाले समय में जो डिलीवरी है हेल्थ सर्विसेज की हमारे देश में अच्छी होगी, तो एक वेलकम स्टेप है, इसकी बहुत सराहना की गई है। सो ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। ओके, सो डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स बिकम पोर्टेबल असेस हॉस्पिटल्स एंड जियोग्राफी lend themselves to medical research, clinical research, economic research as to cost and competitive cost and improved insurance.
तो यहाँ पर बात की गई है कि क्या क्या फायदा होगा डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स का। तो एक तो पोर्टेबल असेस मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी आपने असेस करना है किसी भी डाटा के, किसी भी पर्सन के डाटा के बारे में, तो आप कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होगी, ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी के भी जो है डाटा को जो है असेस कर ले। तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमिशन होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डाटा होगा उसमें जो भी पर्सन होंगे, जो भी प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डाटा को असेस करना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो आसानी से असेस कर सकते हैं डाटा को। दूसरा, कहीं पर भी अगर आप हो तो वहीं से आप डाटा देख सकते हो, कहीं पर आपने भेजना है तो कहीं से भी आप जो है सेंड कर सकते हो। तो इससे जो है एक अच्छी सहूलत मिलेगी मेडिकल रिसर्च में भी, ठीक है, उनको आसानी होगी जब डाटा आप कहीं से भी असेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेडिकल के जो रिसर्चिस्ट हैं उनको भी आसानी होगी, पता चलेगा कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं ज़्यादा, कौन सी बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, ठीक है, और कौन सी नई बीमारी इजाद हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए अगर उन्होंने कोई किसी तरह की भी कोई नई रिसर्च करनी है वो कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में भी अगर किसी तरह की मेडिसिन बनानी है, ठीक है, या किसी तरह का कोई इक्विपमेंट तैयार करना है तो वो उनको आसानी होगी अगर सही डाटा उनके सामने होगा, ठीक है। जब तक सही डाटा किसी के पास नहीं आएगा ना तो कोई नई डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि हमने काम किस और करना है। तो सही डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हेल्थ रिकॉर्ड का सही डाटा आ जाएगा तो हर एक तरह की रिसर्च जो है उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि टाइमली हमने ये रिसर्च की है। तो इकोनॉमिक रिसर्च में भी इसमें फ़ायदा होगा, पता चलेगा कि कॉस्ट और जो कंपैरेटिव कॉस्ट उसमें क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। कॉस्ट आने वाले समय में अगर किसी मेडिसिन की कम होती हो तो उसका भी हमें जो है अंदाज़ा लग जाएगा जब हमारे पास पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो आगे यहाँ पर इंश्योरेंस की बात की गई है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी जब ये डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है सामने आएंगे, ठीक है, अवेलेबल होंगे हॉस्पिटल्स में या फिर अलग अलग इदारों में। तो यहाँ पर बात की गई है कि अच्छी बात है डिजिटाइज करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल एरा में सबसे बड़ा जो टफ जो हमारे सामने जो एक ऑब्स्टेकल है वो है इस डाटा की प्रोटेक्शन करना। तो यही सबसे बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सोच समझ के, ठीक है, बहुत विचार के जो है ऐसे स्टेप्स लेती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डिजिटाइज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो डर यही रहता है गवर्नमेंट को कि जो डाटा है वो जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो जैसे हमने अभी रिसेंटली चाइनीज ऐप्स बैन की थी तो उसके पीछे भी हमारा कंसर्न यही था कि हमारा सिक्योरिटी इशू है। हमारा ये एक तरह का एक अच्छे था कि जो चाइनीज ऐप्स हैं वो किसी न किसी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट को इंडियंस का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो डाटा की प्रोटेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, जो उसकी जो है हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी होगी, ठीक है। सो जैसे डाटा इंटेग्रिटी है, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी है, इनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि जो साइबर डिफेंस सिस्टम, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ साइबर डिफेंस सिस्टम्स को ही वो साथ के साथ एम्प्लॉय करे, साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी लेकर आए, ठीक है, जिसमें ये चीज़ बताई हो कि जो जिससे कि आने वाले समय में जो है डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। जनरल और स्पेसिफिकली जो भी आर्बिट्री स्टेट ऑफ इंट्रूजन है इन सिटीजन डाटा, ओके, मतलब किसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट डाटा है इंडिया में इंडियंस का उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसका डाटा का फ्लो ना हो हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में, ओके। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं डाटा प्रोटेक्शन की बात करूँ तो जब आधार कार्ड बने थे तो आधार कार्ड बनने से कुछ साल बाद, ठीक है, तो बहुत से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ भी थी जिनकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स ही चोरी हो गई और वो मार्केट में पब्लिश हो गई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न उठ जाता है कि आधार कार्ड का भी जो डाटा है वो प्रोटेक्ट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ये दावा करती है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो आधार कार्ड का डाटा है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, ठीक है, उसमें किसी तरह की भी कोई लीकेज नहीं है। लेकिन कुछ इश्यूज सामने आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लूप होल अभी भी डाटा प्रोटेक्शन के मामले में है, ओके। तो सबसे पहली बात तो जितने भी ये सर्च इंजन चलते हैं जैसे फेसबुक, गूगल, ठीक है, इसके अलावा और भी जितने भी ऐप्स चलती हैं जो अमेरिकन ऐप्स हैं स्पेशली, तो वो भी जो जितना भी डाटा हम जैसे फेसबुक पे कोई भी पिक्चर अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो सारा का सारा डाटा इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा है सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में।
ओके, तो गवर्नमेंट इसी के ऊपर जो अभी काम कर रही है कि आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में ऑनलाइन ही सब कुछ चलना है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही डाटा स्टोर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ज़माना आ चुका है, तो उसमें सब लोग जो है कोशिश करेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हम ऑनलाइन क्लाउड में ही सेव करें, ठीक है। तो जिसके आने वाले समय में इसकी प्रोटेक्शन की जो है ज़रूरत और बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि आने वाले समय में कि जो डाटा की प्रोटेक्शन है, जो डाटा की स्टोरेज है, वो इंडिया में ही हो। तो अगर इंडिया में ही डाटा की स्टोरेज होती है तो एक तरह का फिर सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमें एक फ़ायदा ही मिलेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अभी भी अगर डाटा बाहर जाता है, बेशक फॉरेन कंपनीज बोलती हैं कि आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, किसी तरह की कोई लीकेज नहीं आएगी, फिर भी जो है कोई यहाँ पर हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो हमारे डाटा का क्या करेंगे। ओके, सो हेल्थ केयर सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अभी भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि रिलायबल हेल्थ केयर में अभी भी जो है इनएडिक्वेंसी है, ठीक है। अच्छी तरह से अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी खास तौर पे ज़रूरत है, उनकी बहुत कमी है। सो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, सरकारी हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर मैंने विजिट किया था। तो एक टाउन, बहुत ही छोटा सा टाउन था जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ठीक है। तो वो वहाँ पर जब मैं पेशेंट को लेकर गया तो वहाँ पर जो नर्सेज थी उनको यही पहले बात तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर कहीं आगे पीछे गए हुए थे। फिर नर्सेज वहाँ पर जो थी, ठीक है, उनके टीका लगवाना था, एक सिरिंज लगवानी थी, ठीक है, वैक्सीन। तो उस वैक्सीन को कौन सी वैक्सीन देनी है उसके बारे में भी वो नेट पे सर्च कर रही थी, ठीक है, वैक्सीन कैसे लगानी है, ठीक है, उसके बारे में भी रिसर्चेज हो रही थी। लेकिन कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी पेशेंट की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस हैं, अभी भी मतलब अच्छे से ट्रेन नहीं है जो प्रोफेशनल्स को जो है रिक्रूट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कमी है, ठीक है, सबसे बड़ी कमी है, जैसे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते टाइम पे, तो जो उनके हेल्पर्स हैं वो भी कई बार समय पे अवेलेबल नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जो अगर कोई एक हॉस्पिटल में कोई आशा लेकर गया है कि यहाँ पर इलाज हो जाएगा, तो वो हॉस्पिटल्स वाले बोल देते हैं कि आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ जो आप बड़े हॉस्पिटल्स में देते हो, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देते हो, उनकी हर एक टाउन में, हर एक शहर में जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो सबसे आगे जो बात की गई है कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब जो है सराहनीय नहीं है एक आम नागरिक के लिए। जितना वो बेचारा एक दिन में या एक महीने में कमाता है, तो एक झटके में सारी जेब खाली हो जाती है। तो फिर भी उसको जो है क्वालिटी नहीं मिलती, इसकी गारंटी नहीं मिलती कि जो उसका इलाज है उसमें कोई क्वालिटी बरती गई है, अच्छे से उसके टेक केयर की गई है। तो ये भी यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो हेल्थ केयर जो फंडिंग है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हमें फोकस करना होगा, ठीक है, आने वाले समय में ये भी जो है बढ़े। तो इससे जो है यहाँ पर बात की गई है जो डिजिटाइजेशन होगा हेल्थ रिकॉर्ड्स का, उससे एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, ठीक है, और अच्छा एक लीवरेज मिलेगा इन्वेस्टमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आ सकती है आने वाले समय में, ठीक है, जिससे कि जो है एक बड़े लेवल पर हम हेल्थ केयर सिस्टम को कवर करके चल सकते हैं और एक जो है लार्ज इम्पैक्ट जो है हम इस हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं आने वाले समय में, अगर अच्छी फंडिंग मिल जाती है और जो है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की जब अवेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो इससे हमें आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा बात की गई है यहाँ पर जो 4 फीचर्स हैं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के। तो सबसे पहले हेल्थ आईडी, ठीक है, उसके बाद है जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है आपका, फिर डिजी डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर की जब अवेलेबिलिटी उसका जो पोर्टफोलियो उसके ऐप के अंदर है, जहाँ रिकॉर्ड के अंदर है। लास्ट में है द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ओके, और अभी यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम एबिलिटी बढ़ाते हैं कि कोई भी जो है इंडिविजुअल कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड जो है असेस कर सकता है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है आने वाले समय में, और क्वालिटी हेल्थ केयर में ये एक बड़ी तब्दीली जो है आने वाले समय में लेकर आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम के लिए जाते हैं। ओके, तो उनको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, उनको जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है, अच्छा उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी अगर अच्छा हेल्थ रिकॉर्ड का डाटा हमारे पास होगा। ओके, सो एक यहाँ पर भी कंसर्न बन जाता है कि जब हेल्थ रिकॉर्ड की बात करो तो हेल्थ रिकॉर्ड अगर कि हेल्थ रिकॉर्ड की पूरी डिटेल हो तो सारा पता चल जाएगा कि जैसे कोविड-19 फैला है तो उससे तो नहीं कोई इंसान जो है सफ़र कर चुका है, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें भी डिटेल सामने आ जाती हैं, जो कि अच्छी बात है, आने वाले समय में इसका फ़ायदा ही है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम रिसर्च की बात करें तो वहाँ पर भी डाटा जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो कोविड-19 है, ठीक है, उससे भी हमें जो एक्सपीरियंस मिला है वो यही है कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको हमें जो है स्टेप अप करना है, ठीक है, आगे और बूस्ट करना है, सही करना है, और जो रिसर्च का फील्ड है उसको भी सही करना है। तो इससे आने वाले समय में जो भी ज़रूरतें हैं हेल्थ केयर में, ठीक है, तो उसकी जो है पूर्ति हम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आने वाले समय में एक अच्छा नेशन हमें देखने को मिलेगा। सो देखिए, जितनी पॉपुलेशन हेल्दी होगी उतनी ही उस देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर पॉपुलेशन इल हो गई ना तो फिर इकोनॉमी भी जो है धड़ाम से गिर जाएगी। सो सब कुछ डिपेंड है पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर। ओके, तो अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन जितनी ज़बरदस्त है, जितनी एक्टिव है, जितनी हेल्दी है, वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। ये जो है 100% श्योर है। बाकायदा कि उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने कम्पीट करना है डेवलप्ड इकोनॉमीज को तो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी पॉपुलेशन से भी हम काम नहीं बनेगा जब तक गवर्नमेंट जो है बड़े लेवल पर जो है इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है या तो बुजुर्ग हो चुकी है ज़्यादातर, जहाँ फिर काफ़ी बीमारियाँ लग चुकी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इकोनॉमी सही से वो बैलेंस करके नहीं चल पाते। सो आगे यहाँ पर बात की है कि जो हेल्थ डाटा है, ठीक है, तो उसको जो असेस करना है, ठीक है, ये भी क्रिटिकल है कि हम कैसे जो है पॉलिसी इंटरवेंशन करेंगे, आने वाले समय में कैसे पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रीजन्स के ऊपर, अलग अलग रीजन्स के ऊपर, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर बात की गई है जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसा हमारा हेल्थ केयर का जो फैसिलिटीज़ हैं आप देख सकते हो, ब्रिक एंड मोर्टार हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो है यहाँ पर उसके तौर पर देखा गया है। और आगे बात की गई है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सनल है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात बोली गई है कि ये सब चीज़ें ठीक है, अलग है एक जगह पर, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो है एफिशिएंसी। ओके, हमें जो है फोकस करना होगा कि एफिशिएंट जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी आने वाले समय में हम प्रोवाइड करें। तो देखिए, अब जो कोविड-19 का समय चल रहा है तो इस समय में वैसे ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में बिजी हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को रिस्क में रख के जो है वो हमारी लाइफ्स को सेव कर रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो डेथ भी हो चुके हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर बात की गई आने वाले समय में, ठीक है, जो टेली मेडिसिन है, ठीक है, वो भी एक बढ़िया जो है एफर्ट है। जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो आने वाले समय में अगर कोई और डिजास्टर आता है, कोई और फ्यूचर में पैंडेमिक्स आता है, तो जिससे कि अगर टेली मेडिसिन की हम यूज़ करें इसको, तो ऑनलाइन ही डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को देख सकता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है आने वाले समय में, अगर हमने एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है तो वहाँ पर तो ये टेली मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकायदा कि घर पे जाके विजिट करना, जहाँ पेशेंट्स हॉस्पिटल जाएं, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रश कम हो जाएगा लोगों का, ठीक है, अगर हम ये टेली मेडिसिन की भी फैसिलिटी यूज़ करते हैं। तो अभी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, ठीक है, और इतना एफर्ट भी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर की जब बात आती है तो लोगों का पूरा विश्वास एक जाग जाता है कि हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर अगर कोई चीज़ें बताता भी है तो मोस्टली पॉपुलेशन को समझ भी नहीं आएगी, ठीक है, वही समझ पाएगा जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, ठीक है। आगे यहाँ पर लास्ट में बात बोली गई है कि जो डिजिटल हेल्थ केयर है, ठीक है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं आने वाले समय में, इनोवेटिंग स्टार्टअप्स हेल्थ केयर सेक्टर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा है वो किस टर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में अभी सरकार ने कुछ नहीं बताया है, तो इसमें अभी क्लैरिटी होनी है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा आर्टिकल था, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, ओके। सो उसके बारे में है, तो इसके बारे में ऑथर बोल रहे हैं कि इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। सो कंटेम्प्ट लॉ क्या होता है, रिसेंटली जैसे एक लॉयर है जिनका नाम है प्रशांत भूषण, ओके, तो उनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो गिल्टी पाया गया है, तो क्योंकि उन्होंने कुछ रिसेंटली जो थे
क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ रीजन के ऊपर, ठीक है, उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर। तो उन्होंने ट्वीट किए थे, तो उनके ट्वीट्स के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको गिल्टी पाया है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगा दिया है, ठीक है। तो इससे जेल होती है कम से कम 6 महीने की जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, ओके, किसी के भी ऊपर। तो यहाँ पर बात की गई है कि पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट, अगर हम उसका हिस्ट्री देखें, पास्ट देखें, तो पहले भी ऐसा ही काम करती आई है, ठीक है, कि अगर वो कोई भी बंदा, कोई भी वकील या कोई भी इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग को क्रिटिसाइज करता है तो उसको जो है चार्ज लगा दी जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो इन सब चीजों को, इस सब बिहेवियर को जो है यहाँ पर जो ऑथर है वो क्रिटिसाइज करने की ये सही नहीं है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, ओके। तो अगर हम आगे बात करें तो ये सिर्फ ऐसी बात बनती है जैसे हम राई का पहाड़ बना देते हैं, ठीक है। उस बंदे ने सिर्फ ट्वीट किए हैं, क्रिटिसाइज किया है और उसको जेल में भेज दिया, तो एक तरह का राई का पहाड़ बनाने वाली बात है। तो यहाँ पर आगे बात की गई, जैसे ब्रिटेन के बारे में बोला गया है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश जिससे इंडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है, अभी 74 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, 73 ईयर्स हो गए हैं, अभी 74th हमारा इंडिपेंडेंस डे था। तो यहाँ पर बात की गई है कि उसने भी 2013 में जो ये जजेस का जो स्कैंडलाइजिंग जो एज ए क्राइम माना जाता है, इसको अबॉलिश कर दिया ऑफिशियली। मतलब वहां पर भी पहले ऐसे था कि अगर जजेस को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको एज ए क्राइम मानकर उसको जेल भेज दिया जाता था। अब ये सब चीजें वहां पर खत्म कर दी गई हैं ब्रिटेन में 2013 में, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर लॉ लाया गया। तो उसी लॉ के बारे में जो बिल आया था उसके ऊपर जब डिबेट की बात की गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ली गई है कि रॉबर्ट कॉर्सवेल की, ठीक है, जो कि फॉर्मल लॉ लॉर्ड और लॉर्ड चीफ जस्टिस थे नॉर्दर्न आयरलैंड के, ओके। सो नॉर्दर्न आयरलैंड वो भी यूके का पार्ट है, ओके। तो वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो जजेस हैं, ठीक है, वो बहुत ही टफ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो भी उनको जो है क्रिटिसिज्म होता है उनके बारे में, ठीक है, जो भी उनको क्रिटिसाइज करता है उसको, कोई भी अपमानजनक जो कोई भी टिप्पणी करता है, ठीक है, या किसी रूप से कोई टिप्पणी करता है, क्रिटिसाइज करता है जजेस को, तो उसके लिए बहुत ही जल्दी जो है एक्शन में आ जाते हैं जजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है, चाहे कोई भी कमेंट, चाहे उनके समझदारी वाला कमेंट हो, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ कोई अपमानजनक कमेंट हो, जिसके आगे यहाँ पर बात की है अगर कोई अनफेयर कमेंट हो या इल इन्फॉर्मेशन जजेस के पास पहुंचे, ठीक है, तब भी ये मतलब देखते नहीं है कि कोई जो तथ्य है वो सही है या नहीं है, ठीक है, फिर भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। तो ऐसा सिचुएशंस रही हैं, ठीक है, यूके में भी और भी जितने भी नेशंस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर ये सब कुछ होता रहा है, ठीक है। जब भी जजेस की बात आती है तो अपनी वो जो की सुपीरियरिटी है, ठीक है, उसको वो सबसे ऊपर रखते हैं। तो अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में वो क्या करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देते हैं और उस बंदे को जो है जेल में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का अनफेयर मीन है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर कोई भी इंसान क्रिटिसाइज करता है ना तो वो एक अच्छी बात है, जैसे एक अकाउंटेबिलिटी मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी क्रिटिसाइज करेगा ही नहीं तो दूसरा बंदा अपनी मर्जी करता चला जाएगा और हो सकता है देश का जो है बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसीलिए जब भी कोई सरकार फॉर्म होती है तो साथ में ऑपोजिशन भी होती है, तो ऑपोजिशन का काम होता है क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालना। जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं, उनका काम है सरकार के काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना। अगर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, ठीक है, और सरकार का साथ ही देता जाएगा, सरकार अपनी मर्जी करेगी, लोगों तक जो है गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और हो सकता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो देश को किसी और डायरेक्शन में ले जाए। तो उसके लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी जजेस के ऊपर भी यही बात लागू की गई है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम अर्लियर रूलिंग्स की अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो वहां पर बहुत ही भेदभाव होता है। जैसे यहाँ पर बात की गई है, जब भी जजेस का कोई क्रिटिसिज्म होता है तो उसके लिए जज से जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है, लेकिन उसको कभी भी कंप्लाई नहीं करता विद जुडिशियल ऑर्डर्स और कभी भी डायरेक्शंस नहीं बताता कि क्या करना है, ठीक है। जब भी कोई रियल कंटेम्प्ट होता है तब ये सब चीजें जो है आगे बात नहीं लेकर आते, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात बोली गई है कि पब्लिक जस्टिस को वायलेट करने की बात है, ठीक है, उसको एक तरह से पीड़ित करने की बात है, जो कि सही नहीं है।
तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि जब भी रिस्पॉन्ड करता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, बाकायदा कोई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो, ठीक है, तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ये सोच लेता है कि उसकी जो न्याय उसने किया है उसकी निंदा की गई है, ठीक है, उसके बारे में खराब बोला गया है। तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि ये सरासर जो है एक ओवर रिएक्शन का साइन है, सही नहीं है, ठीक है। जब भी किसी भी क्रिटिसिज्म के ऊपर जज से सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एक्शन दे देता है, ठीक है, तो ये एक तरह का ओवर एक्शन का कंसेप्ट है, ओवर एक्शन का साइन है, जो कि सही नहीं है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यही सोचता है कि जब भी कोई जजेस को क्रिटिसाइज करता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है वहां पर जो भी न्याय दिया गया है वो सही नहीं है, वो खराब है, वो निंदनीय है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि इससे को क्या होगा आने वाले समय में। जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, एक ग्रेविटास है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक अदारा है, जो एक उसकी प्रतिष्ठा है, वो आने वाले समय में गिर जाएगी, ठीक है। उसको बहुत जरूरत है कि उसका होल्ड बनाए रखें, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली जो है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए। हर एक नागरिक है, उसको हक है पूरा बोलने का, ठीक है। पूरे देश में कोई जो कुछ भी चल रहा है वो अपना कमेंट रख सकता है, चाहे वो जजेस के ही बारे में क्यों ना हो। तो लास्ट में यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो कोर्ट है, देखो, उसको दो जो है रास्ते जो है डेवलप करने चाहिए, ठीक है, उसके जो क्रिटिसिक्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रिवेंशन के ऊपर वो काम करे, ठीक है। उसको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको भी जो है उसको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसने रूलिंग्स दी हैं, ठीक है। अगर कोई भी रूलिंग्स होंगी तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो उनकी पावर है, ठीक है, उनको एज ए गार्ड डॉग जो है यूज नहीं करना चाहिए कि जो भी उनके खिलाफ बोले तो उसको जो है हमेशा के लिए उसको चुप करा दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाए। तो ये जो है सही नहीं है, खासतौर पे इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है आने वाले समय पर जो है खत्म होनी चाहिए। तो हो सके तो गवर्नमेंट को भी कोई रूलिंग लेकर आनी चाहिए इसके खिलाफ। देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई रूलिंग लेकर भी आती है ना, तो फिर भी इसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई बिल या एक्ट इसी वजह का कोई गया, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसको भी अबॉलिश कर दे, बोल दे कि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई पंगा लेती नहीं है। तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए सरकार को, कुछ ना कुछ जो है करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपकी इज्जत है, ठीक है, तो आपकी इज्जत तभी बढ़ेगी अगर आप इज्जत बढ़ाने वाले कार्य करोगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही सुप्रीम बॉडी है हमारे देश की, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे क्रिटिसिज्म की है, तो इनको जो है इन सब इश्यूज को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में एक हेल्दी जो न्याय प्रणाली है हमें देश को प्रोवाइड करनी है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो ये था पार्ट 1 का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस लेक्चर को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।